हेलो दोस्तों। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि बाकी के बचे कुछ आर्टिकल हम कल डिस्कस कर लेंगे, पर मुझसे रहा नहीं गया। बहुत प्रेशर फील हो रहा था, मुझे लगा कि यार आज ही डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं, क्योंकि कल 1 तारीख है और कल से हम और भी नई चीज़ें शुरू करने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे कल से एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस आर्टिकल को आज ही डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग नहीं देखेंगे इस वीडियो को। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग चैनल और टेलीग्राम छोड़ के जाएंगे, पर फिर भी ये मेरा काम है कि मैं इस वीडियो को डिस्कस करूं। मेरा काम है कि जो भी आर्टिकल है, जो भी न्यूज़ है, मैं उसको पढ़ाऊं। उसके आगे क्या होता है, कोई सब्सक्राइब कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई टेलीग्राम पे जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। बस मैं ईमानदारी से अपना काम करूं, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। और यही चीज़ मैं आपसे भी हमेशा कहता हूँ कि बस आप ईमानदारी से पढ़ाई करते जाइए। उसके बाद सिलेक्शन तो हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में मेहनत करना। देखिए, लगातार 3 दिन हो गया जब वीडियो टाइम्स नहीं आई है, तो मेरे ऊपर भी प्रेशर जनरेट हो रहा है, मुझे भी प्रेशर फील हो रहा है। पर कोई बात नहीं ना, हम कर क्या सकते हैं? जो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो सामने हम उसको सुधार सकते हैं। अब मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ कि कल की वीडियो किसी भी हाल में लेट नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे एग्जाम नहीं निकल रहे होते हैं। हम कुछ भी सही करने की कोशिश करें, लगातार वो चीज़ें गलत ही होती हैं। हम पढ़ते हैं, हमें याद नहीं होता है। हम किसी को सही बताते हैं तो वो गलत हो जाता है। हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो गलत हो जा रहा है। जो क्वेश्चन हमें आ रहा था वो भी गलत हो जा रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों से सीखना, हमें प्रेशर फील नहीं करना, वहाँ पे हमें रिलैक्स करना है। कि चलिए, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो अब आपको रिलैक्स करना है कि चलो कोई बात नहीं, जो मुझे आ रहा था उसमें से गलत हुआ ना, बाकी के 98 क्वेश्चन बचे, मैं उसमें से अटेम्प्ट करूंगा, उसमें से अपनी मेरिट निकाल के ले जाऊंगा। जब तक ये टेम्परामेंट नहीं होगा ना, तब तक आप सोच लिए कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बन भी जाते हैं, अगर आप कहीं पे सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे? आप पूरे एक जिला संभाल ले जा रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। कई बार तो ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी जो आपने कभी ना तो सुनी होगी ना ही देखी होगी, तो उसको कैसे आप डील करेंगे? अगर इतनी छोटी सी प्रॉब्लम डील नहीं कर पा रहे, एक बार 2 बार एग्जाम नहीं निकला तो आप एकदम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अगर आज इस प्रॉब्लम को नहीं झेल पा रहे, तो एग्जाम निकलने के बाद पूरे जिले की प्रॉब्लम कैसे झेलेंगे आप बताइए? हजार तरह के लोग मिलेंगे, हजार प्रॉब्लम होगी। कोई कभी आपको उल्टा सीधा कह के जाएगा, कोई कभी दुआ दे के जाएगा, किसी के साथ गलत हुआ होगा, कोई खुद गलत करके आया होगा। तो इस तरीके की हजारों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए अपने मेंटल को ना, अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा मजबूत करिए, और इतना मजबूत कर लीजिए कि सामने क्या हो रहा है फर्क ही ना पड़े। अच्छे से पढ़ाई करिए। और इस आर्टिकल को मैं जानबूझ के आज ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल 1 तारीख है, तो कल से हम लोग एक नई स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे करेंगे और बच्चों के साथ मैं भी करूंगा। और कल से हम एमसीक्यू फॉर्म में वीडियो भी लाएंगे। हाँ, वो अभी एक टेस्ट के रूप में होगा कि उसको डेली लाना है या फिर वीकली लाना है, जैसे आप लोग को ठीक लगेगा वैसे बताइएगा। ये तो हो गई ज्ञान की बात है, चलिए आर्टिकल डिस्कस करते हैं, नहीं तो ज्ञान देने में ही रह जाऊंगा। दोस्तों देखिए, बात करें कि केंद्र ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न्स का पता लगाने वाले नवोन्मेषी ऐप अथवा सॉफ्टवेयर को डिजाइन और प्रोटोटाइप करने के लिए डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 शुरू किया है। तो आप सभी ने देखा होगा, और मैक्सिमम आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो वर्तमान समय में ऑनलाइन शॉपिंग ना करता हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, पता नहीं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे ऐप हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं जानता। इतना ज़्यादा मैं जानता भी नहीं जितना की है। तो मैक्सिमम लोग कोई ना कोई ऐप जरूर यूज करते होंगे, फिर कोई ना कोई वेबसाइट से ऑनलाइन सामान जरूर मंगवाते होंगे। तो आप देखें कई बार उसके नाम पे फ्रॉड कर लिया जाता है, फ्लिपकार्ट के नाम पे, अमेजोन के नाम पे। और अभी इसके पहले हमने कुछ ही दिन पहले हमने ऑपरेशन चक्र सेकंड डिसाइड किया था, जो सीबीआई और अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर चला रहे थे, क्योंकि उनके नाम पे फ्रॉड हो रहा था। तो इन्हें सबसे निपटने के लिए भारत सरकार कदम उठा रही है। बात करें, उपभोक्ता कार्य विभाग ने आईआईटी बीएचयू के सहयोग से आज नई दिल्ली में डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया है। नए भ्रामक यूजर इंटरेक्शन इंटरफेसेस यानी कि डार्क पैटर्न्स को पहले से ही निर्दिष्ट उन 10 डार्क पैटर्न्स की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया गया है, जिनमें एविल मालवेयर, ट्रिक वर्डिंग एवं सास बिलिंग आदि आते हैं। इस हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है? तो निम्नलिखित नवोन्मेषी ऐप अथवा सॉफ्टवेयर आधारित समाधानों को डिजाइन और प्रोटोटाइप करना होगा, जैसे कि ब्राउज एक्सटेंशन हो गया, उसके अलावा प्लग इन्स हो गया, एड ऑन हो गया। अब आप सोचेंगे सर ये क्या है, हैकाथॉन का क्या मतलब? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। सरकार ये कह रही है कि तुम लोग ऐसा ऐप बनाओ भैया, जिससे कि हम ये पता लगा सके जो डार्क पैटर्न्स है, जो लोग यहाँ पे चीटिंग करते हैं, जो गलत कामों में संलिप्त है, उसके बारे में हम आसानी से पता लगा सकें, उनको पकड़ सकें। ऐसा कोई ऐप बनाइए, ऐसा इनोवेशन कीजिए। तो उसके लिए यहाँ पे सरकार बढ़ावा दे रही है, उसके लिए यहाँ पे एक तरीके से सम्मेलन, संगठन, आप जो भी कहना चाहें वो कर रही है। उसके अलावा बात करें कि इस शुरुआती कार्यक्रम में विधिक संस्थानों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत के विशेषज्ञों, छात्रों, विभिन्न कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने भौतिक और ऑनलाइन दोनों प्रारूपों में भाग लिया है। भौतिक का क्या मतलब है? यानी कि ऑफलाइन, यानी वहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी भाग लिया। अब जैसे कोई बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो इंडिया के बाहर रहते हैं, उनके ज्ञान का हमें उपयोग करना है, तो हम उनको ऑनलाइन ही शामिल कर लेंगे इसमें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो उनके ज्ञान की भी बात हमें पता चल जाएगी, उनका जो एक्सपीरियंस वो भी हमें पता चल जाएगा। इस हैकाथॉन के निम्नलिखित 4 चरण होंगे। कौन कौन से? तो जिसमें पहले चरण ये है कि प्रतिभागी टीमों और मेजबान संस्थानों का पंजीकरण कराना होगा। दूसरे चरण में इंट्रा इंस्टीट्यूट DPBH 2023 का आयोजन किया जाएगा। तीसरा चरण क्या होगा? तो इंटर इंस्टीट्यूट
DPBH 2023 का आयोजन किया जाएगा। और चौथा चरण विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। उसके बाद फिर इनको पुरस्कार दिया जाएगा। जो पहले स्थान पर आएगा उसको कितना पुरस्कार दिया जाएगा, तो क्रमशः 10 लाख रुपए, दूसरे को 5 लाख रुपए दिया जाएगा, तीसरे को 3 लाख रुपए दिया जाएगा, और चौथे को 2 लाख रुपए, और पांचवें को 1 लाख रुपए, यानी 5वें स्थान तक इनको पुरस्कार दिया जाएगा। ये छोटा सा आर्टिकल था। अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो लीजिए ये रहा क्वेश्चन आपका। और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे स्टेट पीसीएस हो गया, वनडे एग्जाम हो गया, वहां पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली। दोस्तों इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एक योजना के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये कौन से मंत्रालय की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। और इसमें 3 योजनाओं को शामिल कर लिया गया है, 3 योजनाओं को एक साथ मिला करके इसको लाया गया, तो इसलिए ये चर्चा में आ गई। एक बार इसको देख लीजिए कौन कौन सी योजना इसमें शामिल की गई है। तो बात करें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय में 3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को शामिल किया गया है। एक टर्म आ रही है केंद्रीय प्रायोजित योजना। अब ये क्या होती है, तो देखिए योजनाएं जो होती है ना, सामान्यतः उसको 2 तरीके से बांटा जाता है। एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना और एक होती है केंद्रीय क्षेत्रक योजना। केंद्र प्रायोजित योजना को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जो केंद्र क्षेत्र की योजना होती है इसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो प्रायोजित योजना का क्या मतलब होता है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के पैसा देंगे। अब वो रेशियो अलग अलग योजनाओं में अलग अलग होता है, कहीं पे 50-50 होता है, कहीं पे 60-40 होता है, यानी कि 60-40 का रेशियो होता है, वो अलग अलग होता है। और जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं, तो नाम से आप देख सकते हैं कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसमें 100% पैसा केंद्र सरकार ही देती है। बात की जा रही है कि इस योजना को 2021-22 से कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को सृजित कर अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करने और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त ढांचे तथा अपेक्षित सेवाएं सुनिश्चित करके सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस योजना में 3 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को मिलाया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो ये योजना है ना, इसके 3 घटक भी हैं। तो यही बात की जा रही है कि इस योजना के 3 घटक हैं, जिसमें पहला घटक है अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना। दूसरा घटक है अनुसूचित जाति के समुदायों की सामाजिक आर्थिक बेहतरी के लिए जिला या राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान, जिसमें आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत चयनित गांवों सहित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण हो गया। छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों का निर्माण, जिसको आप हॉस्टल्स कहते हैं, उसका निर्माण हो गया। समग्र आजीविका परियोजनाओं, जिनमें कौशल विकास और इससे संबंधित अवसंरचना विकास, आजीविका के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या सृजन के लिए लाभार्थियों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है। तीसरा घटक क्या है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण। छात्रावास यानी कि हॉस्टल जहाँ पे बच्चे रहते हैं, अकोमोडेशन भी शायद उसको कहते हैं। इंग्लिश इतना भी ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है। अगर हिंदू पढ़ा रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, आप ही लोग जैसी है, तो आप लोग बिल्कुल भी प्रेशर फील मत करिए उसके लिए। इसीलिए रोज आपको एक रीडिंग आर्टिकल देता हूँ, हालांकि आज नहीं दे पाया हूँ अभी तक, पर कोई बात नहीं। अभी वो रीडिंग आर्टिकल और आंसर राइटिंग जो भी होती है, हम सब सारी चीजें अभी भेजूंगा। पहले ये वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि अभी मेरे ऊपर प्रेशर था इस वीडियो का। तो बात की उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इसके द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, के अनुसार शीर्ष स्थान पर हैं और जिनका वित्त पोषण केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता है। तो इनमें क्या करेंगे, इनमें हॉस्टल्स भी बनाएंगे, ताकि जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं वो अच्छे से रह सके, पढ़ाई कर सके। वैसे भी आप देखेंगे सामान्यतः ये आर्थिक रूप से उतना सशक्त नहीं होते हैं, तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। इसी तरह केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुशंसित स्कूलों में भी छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। अगर हम बात करें आदर्श ग्राम घटक, जिसका पहले का नाम क्या था, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसके उद्देश्य क्या है? इस घटक का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, ताकि अन्य बातों के साथ साथ योजना के तहत सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरतों के लिए आवश्यक पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सभी अपेक्षित अवसंरचनाएं उपलब्ध कराई जाए। इससे सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार होगा। जो भी अनुसूचित जाति हैं, आप सभी को पता होगा, सामान्यतः ये लोग समाज के पिछड़े तबके होते हैं, सामान्यतः आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं होते, तो उनको आगे लाने की बात की जा रही है, उनको जो है सशक्त करने की बात की जा रही है। उसके अलावा बात की रही है को पहचाने गए जो सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार किया जाना है, ताकि अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच असमानता खत्म हो सके। अब इस योजना में क्या कहा जा रहा है, तो जो सभी BPL हैं, BPL क्या है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो भी परिवार है, ऐसे SC परिवारों को खाद्य और आजीविका की सुरक्षा मिलनी चाहिए। सभी SC बच्चों को कम से कम माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए। मातृ और शिशु मृत्यु दर के सभी कारकों से निपटा जाना चाहिए, और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। ये इस योजना का उद्देश्य है, इस घटक का ये उद्देश्य है। पहले योजना थी, अब ये घटक बन चुकी है।
यहाँ पे दूसरी योजना जिसका विलय किया गया है, फिर आप दूसरा घटक कह सकते हैं जिसका विलय किया गया है, उसके बारे में अगर हम बात करें, अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक बेहतरी के लिए जिला या राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान के बारे में। जो पहले क्या था, तो अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की प्रवृत्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अनुदान के माध्यम से अनुसूचित जाति के समुदायों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। जैसे इसमें बात की जा रही है कि समग्र आजीविका परियोजनाएं होंगी, कौशल विकास के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा जो लाभार्थी या परिवार हैं उनके लिए क्या करना होगा, तो उनके लिए जो परिसंपत्ति है उसका सृजन या अधिग्रहण करेंगे, उसके लिए अनुदान दिया जाएगा इनको, ताकि लोग अपने से बना सके संपत्ति। उसके अलावा बात करें कि जो बुनियादी ढांचा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में फोकस किया जाएगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। बात की जा रही है कि वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी या प्रति परिवार 50,000 रुपए या परिसंपत्ति लागत का 50% जो भी कम हो वो होगी। और इस योजना के तहत जो भी लाभार्थियों को या परिवारों को परिसंपत्ति लेने के लिए, परिसंपत्ति का निर्माण करने के लिए सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पे बात करें कि किसी एकल व्यक्ति को परिसंपत्ति का वितरण नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि परियोजना में आजीविका सृजन के लिए आवश्यक लाभार्थियों या परिवारों के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या सृजन का प्रावधान है, तो ऐसे अधिग्रहण या परिसंपत्तियों के सृजन के लिए लाभार्थी द्वारा लिए गए ऋणों के लिए वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी या प्रति परिवार 50,000 रुपए या परिसंपत्ति या लागत का 50% जो भी कम होगा वो होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मान लिया अगर मैं अकेले जाऊँ और मैं कहूँ कि इससे समुदाय से मैं आता हूँ, मुझे यहाँ पे परिसंपत्ति निर्माण करना है, एसेट निर्माण करना, और मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो सरकार इस योजना के तहत हमें हेल्प नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे 3-4 लोग मिलके जाएंगे तब करेगी। इसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा सिंगल, तो उसको नहीं दिया जाएगा, या फिर आपका पूरा परिवार जाए, पूरे परिवार वाले लोग मिलकर जाएं जितने भी 18+ हैं, तो उनके बेस पे ये दे सकती है। और कितना देगी, तो जो भी आप परिसंपत्ति निर्माण करना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसका 50% या फिर 50,000 रुपए जो भी अधिक होगा, सॉरी जो भी कम होगा वो देगी आपको। उसके अलावा इसके अंतर्गत अन्य बुनियादी ढांचा कौन कौन सा, तो अनुसूचित जाति बहुल गांवों में विभिन्न अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजना भी करना उसको। इस योजना के तहत जो विशेष प्रावधान किए गए उसके बारे में अगर हम बात करें, तो विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए व्यवहारिक रूप से आय सृजित करने वाली आर्थिक विकास योजनाओं या कार्यक्रमों पर कुल अनुदान का 15% तक खर्च होना चाहिए। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल अनुदान का 30% तक उपयोग किया जा सकता है। कुल धनराशि का कम से कम 10% कौशल विकास के लिए यूज करना है। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन में लगी अनुसूचित जाति की महिला सरकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। अब यहाँ पे बात करें जो चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 इसकी उपलब्धियां क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो इसकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे बात करें आदर्श ग्राम घटक के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1260 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। योजना के छात्रावास घटक के अंतर्गत कुल 9 नए छात्रावासों को मंजूरी दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान सहायता घटक के तहत 7 राज्यों के लिए परिप्रेक्ष्य योजना स्वीकृत की गई है। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है कि आदर्श ग्राम का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो देखिए आदर्श ग्राम का क्या मतलब होगा, जो वो गांव हो अपने आप में ही आत्मनिर्भर हो, वहाँ पे सारे लोग को रोजगार मिला हो, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बेहतर हो, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो, साफ सफाई अच्छी हो, और स्थानीय लोगों में आपस में मतभेद ना हो, सब अच्छे से रहते हो, तो यही तो होता है एक आदर्श गांव। इसी को तो कहा जाता है ना आदर्श गांव। अब आपने टॉपिक कितने अच्छे से पढ़ा वो यहाँ से पता चलने वाला है। इसको अटेम्प्ट करिएगा, वैसे उम्मीद है कि आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और खास करके आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, सत्य पूछ रहा है फिर असत्य पूछ रहा है। यहाँ पे हम एक और योजना के बारे में बात करने वाले हैं। इस योजना का क्या नाम है, तो उड़ान। इसका पूरा क्या नाम था, तो इसका पूरा नाम था उड़े देश का आम नागरिक। इसके अभी 6 वर्ष पूरे हो गए, तो जाहिर सी बात है कि 6 वर्ष पूरे हो गए तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, पता चले कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले और आपको लगे यार सर आपने कभी बताया नहीं था, क्वेश्चन छूट गया सर, आप सही से नहीं पढ़ाते हो, तो सर की गलती मत देना भैया, वीडियो देख लेना, फिर मेरी गलती नहीं होगी। इसलिए मैं भाई यहाँ से अपनी जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना के आपको पढ़ा रहा हूँ। अब पढ़ना या नहीं पढ़ना, उसमें से क्या लेना क्या नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आपको इस योजना के नाम से नहीं लग रहा है कि किसके लिए लाई गई होगी, तो एक तो बात की जा रही उड़े, उसके बाद बात की जा रही आम नागरिक के बारे में, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमसे जुड़ी कोई बात होगी, जैसे हमारे जैसे सिंपल लोग हैं उसके बारे में बात हो रहेगी। जो इतना देखिए इसको किस लिए लाया गया था, आप सभी को पता है कि फ्लाइट के टिकट बहुत महंगे होते हैं, तो भैया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी फ्लाइट देखे भी नहीं रहते हैं सामने से, बैठना तो बहुत दूर की बात है। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि जो हवाई चप्पल पहनता है अब वो हवाई से यात्रा करेगा, यानी हवाई जहाज में यात्रा करेगा, ऐसे हमारे गवर्नमेंट का मानना था। आपने देखा भी था कि इस स्कीम को बहुत ज़्यादा ऐड भी किया जा रहा था इसका, और शायद इसका स्लोगन या ऐसे कुछ, मतलब इसको यही कहा जा रहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, ऐसे करके इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो इसी के अभी 6 वर्ष पूरे हो गए, इसी वजह से चर्चा में कोई कम से कम इतना तो समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। बात की जा रही है क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, उड़े देश काम नागरिक जिसका पूरा नाम है, ये शॉर्ट नेम है उड़ान। भारत में विशेष रूप से दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में
बुनियादी ढांचे और संपर्क में सुधार के लिए एक सरकार समर्थित पहल के 6 सफल वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए हुआ क्या था, जैसे मान लीजिए कि असम का क्षेत्र हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न वाले क्षेत्र हो गए, या फिर इस तरीके का कोई भी क्षेत्र जहाँ पे एयरपोर्ट है और वो परिचालन में नहीं है, उसका यूज उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ पे हम चार्टर्ड फ्लाइट नहीं उतार सकते हैं, तो वहाँ पे जैसे पैसेंजर फ्लाइट उतारने के लिए छोटी छोटी 10 लोग 12 लोग को एक साथ ले जा करके वहाँ पे घुमाने के लिए, और वो लोग फ्लाइट से सफर कर सकें, अपने जिंदगी में फ्लाइट का आनंद ले सकें, इसलिए इसको शुरू किया गया था। बात करिए, भारत की राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति एनसीएपी 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जो द्वारा 27 अप्रैल 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का उद्घाटन किया गया था। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो कम सेवा वाले क्षेत्र हैं और फिर जो कम सेवा वाले हवाई मार्ग हैं, उनको यूज किया जा रहा है इस योजना के तहत, और इसका बहुत ज्यादा फायदा भी देखने को मिला। बात करिए अब तक क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान के बारे में बात की जा रही है, 130 लाख से अधिक यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाया इसने, जो हवाई यात्रा की पहुंच बढ़ाने में अपनी सफलता को प्रदर्शित करता है। यानी 130 लाख से अधिक यात्री इसके द्वारा सफर कर चुके हैं। इसमें फ्लाइट का किराया भी कम रखा गया था। अब यहाँ पे उड़ान सॉरी ये तबीयत ना यार, उड़ान 1.0 आप देख सकते हैं, 2.0 देख सकते हैं, इस तरीके से कर करके उड़ान 5 और 5.0, 5.1, 5.2 तक आ गया है। बात की रही उड़ान 1.0 में क्या था, तो 5 एयरलाइंस कंपनियों को 70 हवाई अड्डों, 36 नवनिर्मित परिचालन हवाई अड्डों सहित के लिए 128 उड़ान मार्गों को प्रदान किया गया था। उड़ान सेकंड में क्या किया गया, तो 73 कम सेवा प्रदान करने वाले और बिना सेवा प्रदान करने वाले हवाई अड्डों की घोषणा की गई, और पहली बार हेलीपैड भी जोड़े गए थे उड़ान सेकंड में। तो आपसे कभी पूछे स्टेटमेंट कि पहली बार हेलीपॉड कब जोड़े गए थे उड़ान योजना के तहत, तो ये उड़ान सेकंड में जोड़े गए थे। उड़ान थर्ड में क्या किया गया, तो पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया। वाटर एरोड्रोम को जोड़ने के लिए सी प्लेन के अलावा उत्तर पूर्व क्षेत्र के कई मार्ग इस योजना के दायरे में शामिल किए गए। तो नॉर्थ ईस्टर्न के कई क्षेत्र इसमें शामिल किए गए। उसके अलावा जो सी प्लेन होता है, यानी कि जो समुद्र के ऊपर चलते हैं, समुद्र पे आसानी से लैंड करते हैं, लोगों को वहां पे उतार देते हैं, आप देखेंगे उस चीज को, तो इसको भी इसमें जोड़ा गया था। और यहाँ पे बात करें पर्यटन मंत्रालय को जोड़ने की, जैसे आप देखिए एक पर्यटन होता है धार्मिक पर्यटन, जो मंदिर देखने के लिए भी जाते हैं, मस्जिद देखने के लिए, यानी कि कोई भी ऐसी जो धार्मिक चीजें हैं उसको देखने के लिए जाते हैं, तो उसको धार्मिक पर्यटन कहते हैं। उसको भी बढ़ावा मिला था इस योजना के तहत। उसके अलावा उड़ान 4.0 के बारे में अगर हम बात करें, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्रोत्साहन दिया गया। हेलीकॉप्टरों और समुद्री विमानों का संचालन भी शामिल किया गया इसमें। बोली के 4 सफल दौरों के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर कई सुधारों के साथ क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान का 5वां संस्करण शुरू किया। और 5वें संस्करण में आप देख सकते हैं कि 5.0 हो गया, फिर 5.1 हो गया, फिर 5.2 हो गया, इस तरीके से इनको लाना पड़ा। उड़ान 5.0 जहां श्रेणी 2 20 से 80 सीटें और श्रेणी 3 80 से अधिक सीटें, विमानों पर ध्यान केंद्रित किया गया इसमें। इसी तरीके से 600 किलोमीटर की सीमा हटा दी गई, यानी पहले कितना ये इसके तहत जो प्लेन थे वो पहले कितना उड़ सकते थे, तो मैक्सिमम 600 किलोमीटर। अब क्या किया गया उड़ान 5.0 में, ये लिमिट हटा दी गई और अब ये मैक्सिमम कितना भी उड़ सकते थे, इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई। इस दौर में उन मार्गों को प्राथमिकता दी गई है जो उन हवाई अड्डों को जोड़ेंगे जो परिचालन के लिए तैयार हैं या जल्द ही तैयार हो जाएंगे, जिससे सम्मानित मार्गों का त्वरित परिचालन संभव हो सकेगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बात की जा रही परिणाम स्वरूप एयरलाइंस को अब मार्ग आवंटित होने के 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। यानी जैसे ही किसी एयरलाइंस को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि आप यहाँ से यहाँ तक उड़ा सकते हैं अपना प्लेन, और इस योजना के तहत, तो वैसे ही क्या करना पड़ेगा, अब उसके 4 महीने के अंदर अगर इन्होंने अपना प्लेन नहीं उड़ाया, अपनी सेवाएं शुरू नहीं की, तो भैया फिर इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके अलावा बात करें कि अगर लगातार 4 तिमाहियों के लिए मार्ग का औसत त्रैमासिक पीएलएफ 85% से अधिक है। पीएलएफ का फुल फॉर्म है प्लांट लोड फैक्टर। इसको आप ऐसे समझिए कि जो लोगों को लेके जाएंगे ना, उसकी कैपेसिटी को नापने का एक यूनिट है बस, यानी कि जो लोग जाएंगे उसमें उसकी कैपेसिटी जो है, उनकी क्षमता जो है, उस क्षमता के अनुसार कितने लोग जा रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग आ सकते हैं, अब उसमें से कितने लोग जा पा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 60 को लेके जा रहे हो, फिर 2 ही को बैठा के लेके जा रहे हो, तो ये चीज मैटर करती है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो उस मार्ग की विशिष्टता वापस ले ली जाएगी, जिससे अन्य एयरलाइंस को भी मार्ग पर संपर्क सेवा प्रदान करने की अनुमति मिल जाएगी। बात करें इसके बाद जल्दी उड़ान 5.1 का संस्करण आया, और इसमें क्या किया गया था, तो यह दौर विशेष रूप से हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लिए परिचालन के दायरे को बढ़ाकर, वीजीएफ को बढ़ाकर और एयर फेयर कैप को कम करके हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए डिजाइन किया गया था। यह योजना अब मार्गों पर परिचालन की अनुमति देगी, बशर्ते कि कम से कम एक मूल या गंतव्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र में हो और कम से कम एक मूल या गंतव्य एक हेलीपोर्ट हो, जिससे कनेक्टिविटी की संभावित सीमा बढ़ जाएगी। उसके अलावा बात करें कि जो संचालक होंगे, जो ऑपरेटर होंगे, उनके लिए व्यवहार्यता में सुधार के लिए वीजीएफ सीमा को बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा है वीजीएफ, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग, या फिर इसी को अनुदान कहा जाता है। ये एक प्रकार का अनुदान होता है जो सरकार के द्वारा
किसी योजना को सक्सेस करने के लिए जब व्यावसायिक रूप से कोई योजना शुरू की जाती है तो उसमें जो अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा उसी को वीजीएफ कहा जाता है, यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग कहा जाता है। और ये वन टाइम पेमेंट होता है, यानी कि एक बार में दिया जाता है, एक मुश्त में दिया जाता है, या फिर कई बार इसको स्थगित अनुदान भी कहते हैं, क्योंकि एक बार ये हो गया कि भैया इतना पेमेंट देना है, तो अब ये चाहे एक बार में दे देंगे, चाहे कहें कि ठीक है बाद में ले लेना, लेकिन एक ही बार में इसको पेमेंट करना है, एक मुश्त देना है इसको। अब इसको किस लिए लाया गया था, तो देखिए मान लीजिए कि 100 रुपये कीमत है एक फ्लाइट की, हालांकि इतनी होती नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और इसकी जो कीमत है फ्लाइट से वो 100 रुपये है, तो इसमें सरकार भी कुछ पैसा दे देगी। अब मान लीजिए सरकार ने 40 रुपये दे दिया, अब आपको कितना देना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ 60 रुपये देने पड़ेंगे। आपके लिए भी आसान हो गया और यहाँ पे सरकार के लिए भी आसान हो गया। अब ये जो देश का आम नागरिक वो भी उड़ान भर रहा है, वो भी हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, और जो ये कंपनियां इनको भी घाटा नहीं सहना पड़ रहा है। तो यही चीज है वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि जो भी आपका किराया बच रहा है उसको कौन पे कर रहा है, तो उसको सरकार पे कर रही है और ये कंपनी मिल करके सहन कर रही है और दोनों मिल करके अच्छे से अपनी उड़ान चला रही है। अब ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी जिनकी नैया डूब रही थी, तो इस योजना ने उनकी कंपनी को बचा भी लिया है। वर्तमान में देश के दूर दराज और क्षेत्रीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क को और बढ़ाने, अंतिम बिंदु तक हवाई संपर्क प्रदान करने और छोटे विमानों यानी कि 20 से कम सीटों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए उड़ान 5.2 के लिए बोली चल रही है। यानी अभी इसके लिए कोई योजना आई नहीं है, बस बोली चल रही है। अभी यहाँ पे नीलामी चल रही है, जैसे हो जाएगा फिर वो देखेंगे कि कौन सी कंपनी इसके लिए परिचालन सेवा शुरू करेगी। यह योजना छोटे विमान ऑपरेटरों को अधिक आसान परिचालन प्रदान करेगी, जिससे उन्हें किसी भी तिमाही में वार्षिक रूप से शामिल क्षेत्रीय संपर्क योजना की सीटों में से अधिकतम 40% और वार्षिक रूप से सम्मिलित क्षेत्रीय संपर्क योजना की सीटों में से न्यूनतम 10% को संचालित करने की अनुमति मिलेगी। इस योजना के फायदे क्या हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो विमानन उद्योग है उसमें वृद्धि हुई है, उसके क्षेत्र में वृद्धि करने में यहाँ पे बढ़ावा मिला है, उसमें फायदा हुआ है। सभी आकार के नए विमानों की मांग बढ़ गई है, उसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा मिला है, उसके अलावा हवाई संपर्क को प्रोत्साहन मिला है। तो आप देख सकते हैं, जैसे बात की जाए, अगर कोई कंपनी थी उसके प्लेन्स नहीं चल रहे थे या फिर उसकी जो कंपनी थी मान लीजिए वो नहीं चल रही थी, अब क्या हुआ, जैसे ही क्षेत्रीय संपर्क योजना आई यानी कि उड़ान आई, अब यहाँ पे इस कंपनी ने बोली लगाई और इसको मान लीजिए बोली मिली, अब क्या होगा, तो अब ये अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर सकती है और आसान शर्तों पर, आसान किस्तों पर शुरू कर सकती है, और गवर्नमेंट भी इनको प्रोवाइड करा रही है फंड ताकि लोग अच्छे से लेके चल सके। इसी तरीके से बात करिए कि जो सभी आकार के नए विमान हैं, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जब यहाँ पे पहले बड़े विमान चलाए जा रहे हैं, फिर 20 सीटर विमान चलाए जा रहे हैं, फिर 80 सीटर विमान चलाए जा रहे हैं, तो इसके लिए अब अलग अलग तरीके की अलग अलग कैपेसिटी के विमान की भी आवश्यकता पड़ेगी और इसको बनाने वालों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे रोजगार वृद्धि भी हो रही है और फिर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया धार्मिक पर्यटन हो गया, इस तरह के पर्यटन को और भी बढ़ावा मिल रहा है। और फिर हवाई संपर्क को प्रोत्साहन, अब देखिए जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्लेन दिखता कैसा, लोग प्लेन में बैठ रहे हैं, तो इनके लिए भी अच्छी बातें हैं। बाकी ये सारी छोटी छोटी न्यूज हैं जो आपके वनडे एग्जाम के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी देखिए बात करें एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अब जहां पर भी पहला पहली पहले लग जाए वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा, साधना सक्सेना नायर। ये डायरेक्टर जनरल बनी है किसकी, तो जो चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का उसकी, और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला, तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और देखना आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम में आपको ये न्यूज छपते हुए भी दिखेगी। शादी में जरूर आना मूवी किस किसने देखी है, भैया उस मूवी ने यूपीएससी का कंपटीशन बढ़ा दिया है, जिसको पता भी नहीं है ना वो भी यूपीएससी करने चला है। मैं उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, उसमें जो एक्टिंग कर रहे थे जो अभिनेता थे उनका नाम था राजकुमार राव, इन्हीं को अभी चुनाव आयोग के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल आइकन बनाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभिनेता राजकुमार राव भारतीय निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नए नेशनल आइकन बने, तो इसको याद रखिएगा। इसके पहले किसको बनाया गया था, तो इनके पहले सचिन तेंदुलकर साहब को बनाया गया था। अभी कौन है, तो अभी ये राजकुमार राव साहब है। वो शादी में जरूर सत्तू भैया तो याद होंगे ना। उसके अलावा यहाँ पे बात करें विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को आधुनिकतम वर्टिकल विंड टनल मिला। अब इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये भी पहला है अपने तरीके का। और ये कहाँ पे मिला है, तो ये बकलो हिमाचल प्रदेश में ये इसका अनावरण किया गया है, इसको बनाया गया। देखिए क्या है, तो जैसे आप देखेंगे एक तो ये टनल ऐसे होती है जमीन पे इस तरीके से जाती है, लेकिन इनको जो टनल बनाई गई वो इस तरीके से बनाई गई है। और इसमें क्या किया जाएगा, तो नीचे से हवा का प्रेशर लगातार बना रहेगा और यहाँ पे जो यात्री होंगे, सॉरी जो ये बल के लोग होंगे ना, ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे अगर हम प्लेन से उतरते हैं, कोई एक्सट्रीम कंडीशन बनती है तो हमें कैसे मैनेज करना, कैसे बैलेंस बनाना, उसकी प्रैक्टिस करेंगे ये लोग। तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए टनल बनाई गई है और ये इस तरीके से बनाई गई है। अब यहाँ पे बात करें एशियन पैरा गेम जो हो रहे थे, इसमें भारत ने इतिहास रच दिया है। टोटल 111 पदक जीते हैं, अभी तक का सबसे अच्छा ये रिकॉर्ड रहा हमारा। इसमें से कुल 29 पदक जो है स्वर्ण पदक है, यानी कि टोटल गोल्ड कितने हैं, तो 29 है। बाकी टोटल पदक अगर हम देखते हैं, टोटल मेडल देखते हैं तो 111 हो जाएंगे, और गोल्ड कितने हैं, तो गोल्ड 29 है। और ये अभी तक का हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। बात करें भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन 2023, ये कहाँ पे हो, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी समावेशी दृष्टिकोण की ओर।
इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे लगातार मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे वनडे एग्जाम में स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं कि अभी ये आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था, या फिर पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या पहली बार इस पोस्ट पर कौन गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात करें कि यूरोपीय संघ और भारत ने पहला संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास शुरू किया कहाँ पे, तो ये गिनी की खाड़ी में शुरू किया है। यानी कि ईयू यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच ये पहला संयुक्त नौसेना अब युद्धाभ्यास है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, नेवी का अभ्यास है और ये पहला है। और जब भी पहला पहले पहले होता है तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल दी गई है। बात करें 24 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ ईयू और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इस युद्धाभ्यास का आयोजन 5 अक्टूबर 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ। तो अब आपसे यहाँ से अच्छा सा क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि जो यूरोपीय संघ और भारत की समुद्री सुरक्षा वार्ता है तीसरी वाली, कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो भैया ब्रुसेल्स में आयोजित हुई थी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इस तरीके की जो भी स्लाइड है ना, आप इसको सेव करके रख लीजिए अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या खास करके स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, क्योंकि आप देखना आने वाले समय में क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा 25 अक्टूबर 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन कर चुके हैं, करेंगे नहीं क्योंकि ये न्यूज हम लोग पीछे की डिस्कस कर रहे हैं और कोई भी न्यूज नहीं छूटेगी, कोई भी करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। इसके लिए मैंने आपसे सुबह ही प्रॉमिस किया, तो आपका छूटने नहीं दूंगा। बस ये हो सकता है कि कोई आज के बजाय कल डिस्कस हो, कल के बजाय आज डिस्कस हो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, पर न्यूज नहीं छूटेगी उसकी गारंटी मेरी है। ये है भैया मोटिवेशन की बात। ये है माया जी, इनका नाम है माया राजेश्वरन। इन्होंने यू किकावा को हरा दिया है, जापान की थी ये, और इनको हरा करके आईटीएफ जूनियर टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया, जिसका आयोजन कहाँ पे हो रहा था, तो ये हो रहा था पेराक मलेशिया में। आईटीएफ क्या, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ये टूर्नामेंट हो रहा था मलेशिया में। तो इन्होंने जापान की यू किकावा को हरा करके फिर से अपना पदक जीता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये कि देखिए यहाँ पे लिखा है शी डिड नॉट ड्रॉप अ सीट इन बोथ द टूर्नामेंट्स, यानी कि दोनों ही टूर्नामेंट जो इन्होंने जीते उनमें इन्होंने 2 बार भी लगातार इनके पास गिरा नहीं है, वो चीज जो बॉल होती है ना वो इनकी साइड नहीं गिरी है 2 बार, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 बार गिरी होगी। तो ये होती है प्रैक्टिस भैया, इन्होंने इतने नेक्स्ट लेवल पे प्रैक्टिस कर रखी है कि भैया लाओ बॉल, फेंको मारो, कितना भी मारोगे मैं अपनी तरफ बॉल गिरने ही नहीं दूंगी। तो इनका नाम याद रखेगा, माया राजेश्वरन। और बताया जा रहा है कि ये तो इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर आप देख सकते हैं कि 2 पदक हो गए, लेकिन अगर हम टोटल देखेंगे तो एक रो में लगातार इन्होंने 4 पदक जीते हैं। इसके पहले कहाँ कहाँ पे, तो चेन्नई और हैदराबाद में जो हुआ था उसको भी इन्होंने ही जीता था। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें सेरम्बन में हुआ था तो इन्होंने जीता था उसको। फिर यहाँ पे मलेशिया में जो आयोजित हुआ था आईटीएफ जूनियर टेनिस टूर्नामेंट, उसको भी इन्होंने ही जीत लिया। तो ये नाम याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ ले और किसको हराया, कई बार उपविजेता पूछता है, विजेता की जगह उपविजेता पूछता है कि उपविजेता कौन थे, तो ये थे उपविजेता। ये नाम आप देख सकते हैं, यू किकावा। एक और नया रिकॉर्ड, एक और मोटिवेशन की बात, मैक्स वर्स्टेपन, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने लगातार 16वीं जीत हासिल की है एक ही सीजन में। देखिए बात कर रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन मेड फार्मूला 1 हिस्ट्री एज द फर्स्ट ड्राइवर टू टेक 16 विक्ट्रीज इन अ सीजन व्हेन ही ऑन अ क्रैश हाल्टेड एंड एक्शन पैक्ड मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ऑन संडे। तो अब यहाँ पे 2 चीजें आपको देखने को मिले, एक तो ये पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने फार्मूला 1 रेस में लगातार एक सीजन में 16वीं जीत हासिल की, यानी कि एक सीजन में 16 जीत हासिल करने वाले ये पहले और एकमात्र व्यक्ति बन चुके हैं अभी तक के। जब पहले हैं तो जाहिर सी बात है कि एकमात्र व्यक्ति बनेंगे। और जब ये रेस कर रहे थे, और ये कौन सा था, तो देखिए मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स था, तो ये मैक्सिको की जो रेस थी उसको भी जीता इन्होंने। और जब ये रेस कर रहे थे ना तो इनकी कार क्रैश हो गई थी, उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। यही होता है विजेता, कि कुछ भी आपके साथ हो जाए आपको हार नहीं माननी है, आपको लगातार कोशिश करते रहनी है। आप जाकर अगर इनको वीडियो सर्च करेंगे कि मैक्स वर्स्टेपन के साथ क्या होता है, तो आप देखेंगे उनकी कार जो क्रैश हो चुकी थी, उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये लगातार उसको ड्राइव करते रहे और फिर एक हिस्ट्री क्रिएट कर गए। तो भैया हार ना मानने वालों का नाम ही इतिहास में लिखा जाता है। जैसे आप मोहम्मद गौरी को देख सकते हैं कि कितनी बार आक्रमण किया था, कई बार हारा भी था, लेकिन उसके बाद भी वो आक्रमण करता रहा। तो इसी तरीके से जब भी आप हार नहीं मानोगे ना, तभी आपका नाम इतिहास याद रखेगा। आपको कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको हार नहीं माननी है, लगातार कोशिश करनी है। कितनी भी असफलता मिल रही हो, आपको लगातार कोशिश करनी है। ये सब सोच के मैं भी लगा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि कभी आपके साथ मेरा भी नाम इतिहास में कहीं देखने को मिल जाए। कभी आप में से कोई एक स्टूडेंट कमेंट कर दे कि सर आपकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है, 1% भी फायदा हुआ है, तो वो शायद अपनी लाइफ भी सक्सेस हो जाए। ईरान ने कहा है कि जो यूएस के आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है वो यूएसए की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। इराक और सीरिया में यूएसए की जो आर्मी है उसके ऊपर कई बार अटैक किया गया है। अब ये क्यों किया गया, आप सभी को पता है। हमास और इसराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसी को लेकर के भी आपने देखा पहले वाली वीडियो में कि वहां पे रसिया में भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया हुई है। तो इसी की वजह से यूएसए की आर्मी के ऊपर कई बार अटैक किए गए। तो ईरान का ये कहना है कि यूएसए की गलत नीति है जिसकी वजह से उसकी आर्मी मर रही है और नीतियां उनकी और भुगत उनकी सेना रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है, बात की रही जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है एयू एसएफबी लिमिटेड, इसका किसके साथ मर्ज किया गया है इसको,
इसको किसके साथ मिला दिया गया, तो इसका नाम है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया एक में। उसके अलावा यहाँ पे इरडा ने एक निर्देश जारी किया, ये कहा है कि जो भी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करिए कि कितनी अवधि है और क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या आपकी सेवा शर्तें हैं, उस सारी चीज़ों को आप लोग हाईलाइट करिए ताकि जो कस्टमर हो परेशान ना हो। बाद में होता ही है कि हम लोग इंश्योरेंस तो लिए रहते हैं, बीमा तो कराए रहते हैं, लेकिन जब हम लोग जाते हैं कि भैया देखिए हमने बीमा कराया था, अब चलो बिल पेमेंट करो, तो आप लोग दौड़ाते हैं 75 बार कि ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके आओ, जबकि जब बीमा कराना रहता है तब आप कोई कागज नहीं मांगोगे। थोड़ा बहुत गलत भी रहेगा ना, अरे ठीक है सर हो जाएगा, अरे सर मैं कर दूंगा, और फिर जब हम उसको क्लेम करने जाएंगे तब परेशान करना शुरू करते हो। तो इरडा ने कहा कि ये सारी हरकतें बंद कर दो वरना काट के फेंक दिए जाओगे। ऐसा नहीं कहा है, काट के फेंक दिए जाओगे। और तो बस समझाने के लिए यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इससे ज़्यादा है ही नहीं कोई आर्टिकल डिस्कस करने के लिए, तो और आगे क्या ले जाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कई बार बोलते बोलते मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। आप सोचते होंगे कि आता है नहीं पढ़ाने चले आए, देखिए ऐसा नहीं है। होता क्या है ना मेरे साथ कि जब आप रट करके नहीं आते हैं, जैसे अब ये जो आर्टिकल्स हैं मैं रट के तो आया नहीं हूँ कि सुबह उठाऊँ और इसको रट रहा था अच्छे से, हाँ पूरा रट लिया, अब चलो पढ़ाते हैं और सीरियल वाइज बोलते जाएंगे। कई बार होता है क्या कि दिमाग में कई चीज़ें एक साथ चलती हैं, अब जैसे पढ़ाते पढ़ाते कोई और चीज़ याद आ गई, तो लगता है कि पहले ये वाला बोलूँ कि पहले वो वाला बोलूँ, इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। और फिर कई बार जैसे आप देखेंगे एक ही शब्द के लिए कई पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, तो वो शब्द दिमाग में चलने लगते हैं कि कौन सा बोला जाए कौन सा ना बोला जाए, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है और उसी में जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। अगर वहीं मैं आर्टिकल रट के आता तो फिर मुझे कभी भी जुबान नहीं लड़खड़ाती, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आर्टिकल रट के आया, मुझे बस वही बोल के निकल जाना है। लेकिन मैं आर्टिकल रट के नहीं आता हूँ, वो चीज़ें ऐसे आर्टिकल देखते देखते ऐसा होता है ना कि जैसे अभी जो संविधान संशोधन था 52वां वाला 1985 में जो हुआ था, दल बदल विरोधी अधिनियम वाला, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते कई बार अपने आप चीज़ें दिमाग में क्लिक करती है कि अच्छा हाँ मैं पढ़ रहा था तो ऐसे पढ़ा था, इसको ऐसे याद किया था, वो चीज़ें याद आने लगती हैं, तो वहाँ पे जुबान लड़खड़ाने लगती है। और आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी कई बार होता है ना कि हम कोई और चीज़ पढ़ रहे हैं और फिर वो चीज़ कहीं और से रिलेट होती है कि अच्छा अच्छा हाँ ये चीज़ ऐसे थी, या फिर हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, हमें वो चीज़ चाहे याद हो चाहे ना हो, लेकिन जब हम आंसर राइटिंग करने बैठते हैं, जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो अगला पॉइंट अपने आप याद आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मेरे साथ होती है, बोलते-बोलते कई बार अलग-अलग चीज़ें याद आने लगती हैं कि अच्छा इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लिंक कर सकते हैं, तो वो चीज़ दिमाग में चलने लगती है। फिर मैं सोचता हूँ अगर ये सारी चीज़ें बताने बैठूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए उसको बंद कर देता हूँ, और वही वजह है कि ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि दिमाग में 3-4 चीज़ें एक साथ चल रही हैं और निकालना एक ही चीज़ को है। तो तीनों चारों चीज़ों में अपने आप होड़ मच जाती है कि मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी। खैर इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, और आई एम रियली एक्सट्रीमली सो सॉरी यार। कभी मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो लेट हो, मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ देखने को मिले। आज मैं आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड नहीं करा पाया था, क्योंकि इस वीडियो के चक्कर में पड़ा था, और इसके पहले मैं चला गया था दवा लाने। अरे वो घर पे भी थोड़ी सी मतलब पता है ना मौसम बदल रहा है, तो कई लोग को ये दिक्कत देखने को मिलती है, तो घर से एक जन की तबीयत खराब तो नहीं, को चला गया था मैं दवा लाने। अब वहाँ पे टाइम लग गया, मुझे लगा कि बस दवा लेके आना है, फिर वहाँ पे गया तो नंबर लगाओ, ये करो वो करो, 75 चीज़ें जानते हैं डॉक्टरों के यहाँ पे फॉर्मेलिटी, एक एक घंटा तो सब बैठा रहते हैं बाहर। फिर अभी आया हूँ तो ये वीडियो रिकॉर्ड किया, अब आप लोग को मॉडल आंसर सॉरी पहले तो क्वेश्चन भेजूंगा, फिर मॉडल आंसर भेजूंगा, और फिर आर्टिकल जो आपका वो भी भेज रहा हूँ मैं टेलीग्राम पे, तो आप लोग तैयार हो जाइए उन सारी चीज़ों को करने के लिए। और मुझे ये भी पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे सोचेंगे भाई पता नहीं क्या होगा, छोड़ो जाने दो। पर कोई बात नहीं, अगर एक भी स्टूडेंट इसको ईमानदारी से देखता है और अगर उसके इसका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन लड़ गया तो फिर उसकी लाइफ सक्सेस है। आप समझ लीजिए, कभी कभी होता है ना कि एक नंबर से हमारा एग्जाम रह जाता है, तो ज़िंदगी भर अफसोस करने से बेहतर है कि आधे घंटा आप टाइम वेस्ट कर लीजिए इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि भैया आप लोग का तो टाइम वेस्ट ही है ना वीडियो को पढ़ना। आप लोग के लिए तो टाइम अच्छा कहाँ पे होता है, जब आप इंस्टा की रील चला रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पे हैं, तब वो आपके लिए अच्छा टाइम होता है, पढ़ने के लिए आपका अच्छा टाइम थोड़ी ना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी चैनल छोड़ के जा रहे हैं, टेलीग्राम छोड़ के जा रहे हैं, तो वो अलग मैटर है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता। अब देखिए वही चीज़ है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको लेके मैं परेशान नहीं हूँ। ऐसे ही आप लोग भी जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसको लेके परेशान मत होइए, आपके हाथ में जो चीज़ है उसको करिए, जो आपके कंट्रोल में है जिसको आप बदल सकते हैं उसको बदलने की कोशिश करिए। अब कोई फालतू में ये कहे कि सूरज पूरब से निकलता है मैं उसको बदल दूंगा, पश्चिम से ले आऊंगा, तो आप कोशिश करते रहो, हो सकता है कि कभी अगले 400-500 साल में हो जाए। लेकिन हमारा जो काम है, हमें क्या करना है, हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना है, तो हमें उसके हिसाब से मेहनत करनी है, फालतू भटकना नहीं है। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए IAS एडू करंट अफेयर। थैंक यू दोस्तों।